मैच में इंग्लैंड कभी था ही नहीं और इंडिया ने ये मैच को अपने हाथों से इंग्लैंड को वापस लाके खड़ा कर दिया है। जिस मैच को वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने ये मैच को इंडिया की झोली के अंदर डाला था जीत के लिए, वही इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाजों ने ये मैच को वापस से इंग्लैंड का कमबैक करा दिया है। इंग्लैंड की गेंदबाजी अच्छी हुई है या फिर इंडिया की बल्लेबाजी खराब हुई है? आइए बातचीत करते हैं तीसरा टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे दिन की। हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का ना फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निखिल बच्चन ब्लॉग्स में। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। छोटा टारगेट मिला था इंडिया को भाई 193 रनों का, सिर्फ 193 रनों का। और ऐसा नहीं था कि ये इंडिया नहीं चेस कर सकती है, कर सकती है, लेकिन अभी इंडिया को चाहिए सिर्फ 135 रन और 6 विकेट चाहिए इंग्लैंड को। दिन का खेल खत्म होते होते ना 58 रनों के ऊपर 4 विकेट गिर जाते हैं इंडिया के। और टॉप 4 बल्लेबाज इंडिया के सिर्फ सस्ते में आउट हो जाते हैं। करुण नायर की बात करें सबसे पहले तो भाई करुण नायर को अभी बहुत हो गया भाई। जिस टाइम पे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तुम उधर रन ही नहीं बनाते हो, सिर्फ 16 रन के ऊपर आउट हो जाते हो। मतलब वही पुरानी आदत जो तुम्हारी चलती आ रही है इनिंग्स के अंदर। तुम 30-40 रन से ज़्यादा रन बना ही नहीं रहे हो। 20 रन बना रहे हो, 30 रन बना रहे हो, 40 रन बना रहे हो, इससे ज़्यादा तुम रन ही नहीं बना रहे हो। टीम को अगर 16-20 रन ही बनाने हैं तो अगर कोई भी बैटिंग पिच मिलेगी तो वहाँ पर कोई भी बल्लेबाज 16-20 रन बना ही देगा। लेकिन तुम 16-20 रन से ज़्यादा रन बना ही नहीं रहे हो तो तुम्हारा इस टीम के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर तुम ये सोच रहे हैं कि भाई इसको दूसरी वजह से और खिलाया जा रहा है, शायद वो जो स्लीपिंग स्क्वाड में जो तुम कैच पकड़ते हो, तो भाई इतनी कैच तुम पे भी नहीं आ रही है जो तुम स्लीपिंग कैच पकड़ रहे हो। लेकिन हाँ, कैच पकड़ रहे हो, मानते हैं भाई कैच पकड़ रहे हो, कैच पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है और कैच विन मैचेस कहा भी जाता है। लेकिन इतने कैचेस भी तो आने चाहिए कि तुम पूरे के 10 कैच पकड़ रहे हो, उतने तो कैच आ भी नहीं रहे हैं। स्लीपिंग स्क्वाड में किसी और को भी खड़ा किया जा सकता है, तुम्हारी वजह से साई सुदर्शन, ईश्वरन बाहर बैठे हैं, लेकिन तुम्हें मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। 6 इनिंग्स हो चुकी हैं, 6 इनिंग्स के अंदर तुमने भाई साहब कितने ही रन बना दिए, कितना ही रन बना दिए वो समझ में नहीं आता। करुण नायर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं इंडिया के लिए, जो उनको बार बार मौके पे मौके दिए जा रहे हैं लेकिन वो रन्स नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पर इंडिया को ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जायसवाल की बात करें तो जायसवाल तो भाई साहब अपने ही जोन में चल रहे हैं। वो समझ में नहीं आता कि मतलब T20 खेलने आए हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हैं। जिस तरह से वो शुरुआती मैच में दिखे थे, सैकड़ा लगाया था, लेकिन उसके बाद तो डब्बा गोल है इनका, तो डामल गोल हो चुका है। मतलब पहले इनिंग्स में जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में आउट होते हो, तीसरी गेंद पे ही आउट हो जाते हो। वहीं दूसरे इनिंग्स में चौथी गेंद पे आउट हो जाते हो। मतलब सेम बॉलर के उसमें और सेम ओवर के उसमें, पहली ओवर में तुम अपना विकेट दे रहे थे जब तुम्हें पता है 193 रन का छोटा टारगेट मिला है तुम्हारे पास में। आज का दिन है, आज का सेशन है, कल का पूरा दिन है, तो भाई 193 रन तुमसे नहीं बनाए जा रहे, मतलब तुमसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। अगर तुम वहाँ पे रुक जाते या खड़े हो जाते या खेल जाते तो भाई अब जो सिचुएशन है इंडिया की 58 रन के 4 विकेट, ये सिचुएशन अलग होती। तुम वाइड बॉल को, बहुत बाहर जाती हुई गेंद को तुम शॉट लगा रहे हो, वो भी बाउंसर पे, वो भी शॉट सिलेक्शन तो भाई साहब तुम्हारा तो लाजवाब है। तुम पहले से शायद मन बना के आए थे कि भाई अगर ये मेरे को शॉट डालेगा मैं तो घुमाऊंगा बल्ला, और उसी चक्कर में तुम्हारी बॉल जो है खड़ी हो जाती है और तुम पवेलियन की तरफ रफ्ता तफ्ता हो जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि भाई तुम किस जोन के अंदर चल रहे हो, तुम्हारी क्या ज़रूरत है टीम इंडिया को और क्या तुम्हारा रोल है। तुम पहले T20 डिसाइड कर लो कि तुम T20 से जोन से बाहर निकले हो कि या अभी वहीं हो T20 के अंदर। तुम T20 खेलना चाह रहे हो तो भाई बता ही दो कि T20 करवा देते तुम्हारे लिए, टेस्ट मैच नहीं कराते, T20 तुम्हारे लिए करवाते हैं और तुम T20 खेलो या टेस्ट मैच ना ही खेलो। तो यहाँ पर
भाई बल्लेबाजी तुम अच्छी करते हो, हम ये नहीं कह रहे कि बल्लेबाजी नहीं, लेकिन भाई जब तुम्हारी ज़रूरत है टीम इंडिया को तो लेकिन तुम वो साथ ही नहीं हो, तुम अपने ही जोन में चल रहे हो। और तुम ये सोचे कि 193 रन का शॉट टारगेट है, ये बैस बॉल खेलते हैं, हम इसको जैज़ बॉल दिखाएंगे कि जैज़ बॉल कैसा खेला जाता है। लेकिन भाई मौके पे खेला जाता है, वो भी जैज़ बॉल बैस बॉल जो भी खेलते हैं मौके पे खेलते हैं। चौथे दिन उन्होंने खेला, दूसरे तीसरे दिन उन्होंने बैस बॉल देखा ही नहीं। जब उनको पता है कि पिच लो है, विकेट्स गिर रही हैं, हमें रन्स बनाने हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बैस बॉल नहीं खेला। थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, कतई बिल्कुल भी नहीं है। ना करुण नायर के पास में दिमाग है, ना यशस्वी जायसवाल के पास में, मतलब आप तो अपने ही जोन में चल रहे हैं। बात करें शुभम गिल की, शुभम गिल ने बैटिंग पिच को पत्ते सारे रन्स बना लेते हैं, 430 रन बना लेते हैं, 600 रन से पार चले जाते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग्स के अंदर जब आप चढ़ते हो, सेकेंड इनिंग्स में आप चढ़ते हो, बोल रहे हो कि भाई हाँ ग्रो सम बोल, सम फकिंग बोल सी है वो फलाना ढिमकाना, लेकिन जब तुम्हारे पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तुम्हें सामने से खड़ा होना, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट करना है, लेकिन उस टाइम पे तुम बल्ला ही अलग अलग चला रहे हो, मतलब कहीं पे भी बल्ला चला रहे हो, मतलब क्या है भाई। पहले तुम अच्छे खासे फॉर्म के अंदर दिख रहे थे कि हाँ तुम्हारा स्टांस अच्छा है, तुम्हारा डिफेंसिंग अच्छा जा रहा है, तुम जो पैर निकल रहे हैं वो अच्छे से पैर निकल रहे हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग्स के अंदर तुम्हारी बल्लेबाजी आती है, लेकिन तुम्हारे तो बल्ला ही कहीं और जा रहा है, पैर तुम्हारा निकल नहीं रहा। जहाँ तुम पहले क्रीज से बाहर खड़े होकर गेंद को गिराते ताकि उसकी स्विंग खत्म हो जाए, लेकिन सेकेंड इनिंग्स के अंदर तुम क्रीज के अंदर चले जाते हो, विकेट कीपर तो दूर होता, तुम बाहर निकल के क्यों नहीं खेल रहे हो भाई, तुम अंदर जाके खड़े हो रहे हो और वहाँ से तुम बल्ला चला रहे हो। तो भाई ब्रैंडन कास के ओवर में तो तुम अपना ही विकेट दे देते हो, जहाँ टीम इंडिया को उस टाइम पे ज़रूरत थी कि भाई कोई पार्टनरशिप खड़ी हो, पार्टनरशिप बनाए, विकेट ज़्यादा ना गिरे ताकि हम अगले दिन आके वो रन चेस कर लें। लेकिन डाबल गोल हो जाता तो इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाजों ने पूरा गेम बिगाड़ दिया और इंग्लैंड की झोली के अंदर दे चुके हैं ये मैच। और इंग्लैंड ने वाकई में कमबैक कर लिया इस मैच के अंदर। क्या एब्सोल्यूट सिनेमा था कि मैं मज़ा आ गया। जो पहले 3 दिन बिल्कुल गेम जो बोरिंग गया, बिल्कुल बोरिंग, लेकिन तीसरे दिन के आखिरी के 5 मिनट में जो सिनेमा चालू हुआ था, जो एक्साइटमेंट चालू हुई थी, जो फाइट हुई थी जैक क्रॉली और शुभम गिल के बीच में, वहाँ से लेकर चौथे दिन पूरा भाई क्या मज़ेदार मैच हुआ, मज़ा आ गया। जिस मैच को भाई टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अच्छा खासा मैच बना दिया था, विकेट्स ले रहे थे, गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, रन ज़्यादा बनाने नहीं दे रहे थे, सिर्फ 193 रन का छोटा टारगेट टीम इंडिया को दिया गया था। भाई जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी आती है आखिरी सेशन के अंदर, तो भाई टीम इंडिया अपने 4 विकेट गंवा देती है। तो यहाँ पर अगर मैं सेशन बाय सेशन देखूँ तो पहले सेशन के अंदर 4 विकेट गिरते हैं, 90 से ज़्यादा रन बनते हैं, 4 रन की और रन रेट से रन बनते हैं, क्योंकि इंग्लैंड उस टाइम पे बेसबॉल खेल रही होती है। उन्होंने पहले से डिसाइड करा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर रिजल्ट की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर अगर वो बेसबॉल खेल रहे हैं तो उनको पहले से पता था हम बेसबॉल खेलेंगे और हमें रन्स बनाने ही हैं, और यहाँ पर रन्स बनाए उन्होंने पहले सेशन के अंदर, 4 विकेट भी गंवाई अपनी और रन्स भी बनाए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने पार्टनरशिप करी, सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे, थोड़ा स्लो खेला, लेकिन 2 ही विकेट गंवाए थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से खेल लेना होता है टीम इंडिया को, वो दिमाग समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ वो जा चुका है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई 78 रन के ऊपर 2 विकेट गिरे थे। आखिरी सेशन की बात करो भाई, आखिरी सेशन में 8 विकेट गिरे हैं, 75-76 रनों के ऊपर 8 विकेट। तीसरे सेशन के अंदर जहाँ 4 विकेट इंग्लैंड के गिरे हैं, वहीं 4 विकेट इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज घर जा चुके हैं, वापस से पवेलियन में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर अब दिन का खेल खत्म होता है, 58 पे 4 हो जाते हैं। इंडिया को जीत के लिए अभी चाहिए 135 रन और इंग्लैंड को अब चाहिए 6 विकेट। तो यहाँ से अब मैच जो है ना पूरा क्लोज हो चुका है, पूरा नेक टू नेक जा चुका है। यहाँ से इंग्लैंड भी जीत सकते हैं क्योंकि उनकी गेंदबाजी अच्छी हो रही है। लेकिन 5वें दिन का अगर पिच की बात करें और तीसरे दिन के जब शाम के पिच की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहां वो बैटिंग पिच एक तरफ को दिखाई दे रही थी, लेकिन अब 5वें दिन वो बैटिंग पिच मेरे को नहीं लगता वो दिखाई भी देगी, थोड़ी सी सिम मिलेगी, अंदर आती हुई गेंद मिलेंगी, टिप्पा पड़ती कितनी तेज़
बॉल निकल रही है और बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा उस पर रिएक्ट करने का। तो यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और एक पार्टनरशिप चाहिए इंडिया को। आज के दिन पार्टनरशिप चाहिए। अगर एक पार्टनरशिप बन जाती है 50-60 रनों की, थोड़ी सी ना एक जान आ जाएगी कि हाँ ये मैच हम जीत सकते हैं। अगर यहाँ पर इंग्लैंड ने सुबह सुबह 1-2 विकेट निकाल दिया जल्दी से, तो यहाँ पर पूरा गेम जो है ना पलट जाएगा और इंग्लैंड यहाँ पर मैच जीत भी सकती है। आपको क्या लगता है कि भाई इंडिया मैच जीतेगी या फिर इंग्लैंड कमबैक करके ये मैच को 2-1 की बढ़त बना लेगी? आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट करके बताना। और देखो भाई, सब लोगों को लग रहा है कि केएल राहुल ने जब उनको पूरा ओवर खेलना चाहिए था, जब नाइट वॉचमैन तुम्हारे पास में आया है गेम को बचाने के लिए और सिर्फ ओवर्स निकलने के टाइम पास करने के लिए आकाशदीप को भेजा गया था, तो केएल राहुल ने पूरा ओवर्स क्यों नहीं खेले? आकाशदीप को क्यों स्ट्राइक पे ला रहे थे बार बार? जब ब्रैडन कास बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे और ब्रैडन कास इतने खतरनाक साबित हो रहे थे इस मैदान के ऊपर कि भाई वो तो हर गेंद के ऊपर अपील मांग रहे थे, चाहे वो आउट हो या नहीं हो, लेकिन दबाव इंडिया के ऊपर पड़ रहा था और ये दबाव केएल राहुल ही झेल सकते थे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी है पहली इनिंग्स के अंदर, सैकड़ा लगाया है, वहीं सेकेंड इनिंग्स के अंदर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 30 से ऊपर रन बना चुके हैं, शायद 33 रन बनाया है केएल राहुल ने। तो आकाशदीप को बार बार स्ट्राइक क्यों दे रहे थे, चाहे वो पहली गेंद पे हो, दूसरी गेंद पे हो, तो वो क्यों दे रहे थे स्ट्राइक? तो भाई सीधी सी बात है, केएल राहुल यहाँ पर ये सोचे थे अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा, पूरे दिन नॉट आउट जाता हूँ, तो कल मैं आकर रन्स बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से निकल गया तो भाई थोड़ी सा गेम जो है ना बिल्कुल चेंज हो सकता। तो यहाँ पर केएल राहुल का पूरा माइंडसेट था, उन्होंने पूरा सोचा था कि मेरे को यहाँ पर खड़ा होना है, आखिरी तक नॉट आउट जाना है। आकाशदीप आए हैं, लेकिन ठीक है, अगर उनका विकेट भी जाता है, आखिरी टाइम पे विकेट जाता तो स्टंप हो जाएगा तो खेल खत्म। तो यहाँ पर कल आके मैं बल्लेबाजी कर सकता हूँ, एक बल्लेबाज और इंडिया को मिल सकता है ताकि रन्स बना सकते हैं। अगर केएल राहुल कल के दिन आउट हो जाते या कुछ भी ऐसा हो जाता, तो इंडिया के पास में ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, सिर्फ ये 4 बल्लेबाजी बचते और शुरुआती में विकेट चली जाती। इंग्लैंड ने अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ये धाराशाही कर देते, तो यहाँ पर ना पूरा मैच बन जाता, जहाँ केएल राहुल जो है अपने संयम से, अपने डिफेंडिंग से तो यहाँ पर रन्स बना सकते हैं। थोड़ा सा वो खड़े हो सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो रविंद्र जडेजा के साथ में हो, ऋषभ पंत के साथ में हो, तो वो अच्छा खासा खेलना जानते हैं इंग्लैंड कंडीशंस को और वो खेल भी रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ना उनका ये माइंडसेट था कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा तो भाई ये मैं रन्स बना भी सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ जीत के लिए 135 रन चाहिए इंडिया को। क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगी इस मैच के अंदर? क्या इंडिया जीत पाएगी ये लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, जो एक आइकॉनिक बन सकता है, एक रिकॉर्ड भी बन सकता है और इंडिया का? तो यहाँ पर जिस मैदान के ऊपर इन्होंने पिछले 3 मैचों में से 2 मुकाबले जीते हैं, तो ये तीसरा मुकाबला जीत पाएगी टीम इंडिया या 2-1 की बढ़त ले पाएगी, या फिर इंग्लैंड जो है वापस से कमबैक करेगी आज के दिन जिस तरह से उन्होंने कल के दिन में किया? आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट करके बताना। और लोवेस्ट टोटल की मैं बात करूँ तो लोवेस्ट टोटल डिफेंड भी हुए हैं। 2021 में इंडिया ने 272 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, जहां विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, और वो मैच इंडिया ने जीता था 151 रनों से, डिफेंड किया था ये लोवेस्ट टोटल। वहीं मैं बात करूं 2013 में इंग्लैंड ने 239 रन का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड ने ये मैच को भी जीत लिया था। 2019 की बात करो तो इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ में खेल रही थी, जहां उन्होंने 182 100 ऐसी कुछ टारगेट दिया था। तो यहाँ पर इंग्लैंड ने वो मैच भी जीत लिया था, 182 रन भी डिफेंड करे थे, लेकिन उनके सामने उस टाइम पे आयरलैंड थी। और यहाँ पर अब इंडिया है, क्या वो 192 रन का जो टारगेट है वो डिफेंड कर पाएगी इंग्लैंड की टीम, या फिर इंडिया 135 रन चेस कर लेगी? कमेंट करके बताना भाई। 6 विकेट हाथ में, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या व्यूज़ है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? और 5वें दिन आपको मैं बता रहा हूँ भाई,
पूरा क्लोज होने वाला है मुकाबला और नेक टू नेक जरूर जाने वाला है। जिस तरह से इंग्लैंड की गेंदबाजी हो रही है और एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिलेगा, जहां गेंदबाज फील्डर हर कोई चढ़ के बोलेगा, गाली गलौचे चलेंगी, एक दूसरे को छेड़खानी सब चलेगा। तो यहाँ पर अब इंग्लैंड जो है इंडिया के ऊपर दबाव बनाने वाला है। क्या इंडिया इस दबाव को झेल पाएगी? क्या उसके बल्लेबाज इतने सक्षम हैं कि वो इस दबाव को झेल पाएँ? जो खींचातानी होगी, जो वर्ड्स इतने उधर से इधर एक्सचेंज होंगे, क्या वो अपना संयम रख पाएंगे? क्या होगा मैच के दिन? आज का मुकाबला बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिलेगा आप लोगों को। कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाना। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।